नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अभियान में एक और अभियान जुड़ गया है जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। बता दें आपको, इस अभियान को 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा और इस 6 दिवसीय अभियान में बता दें कि बहुत ही अहम जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। कृषि, पशुपालन और आधुनिक तकनीकें जितनी भी हैं, इनके संदर्भ में कई देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले दिन बात होगी ओडीओपी की, एक जिला एक उत्पाद की। आइए इसी के संदर्भ में जानकारियां देते हैं आपको हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन कर रहा है। अप्रैल माह की 30 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारियां व उपलब्धियों के बारे में किसानों को अवगत कराया जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि से जुड़ा है। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए कृषि मुनाफे में हो, सरलता से की जा सके, उसमें आधुनिकता का समावेश हो, तकनीक का समावेश हो, निवेश के अवसर हों, बाजार की उपलब्धता हो, सरकारों का सकारात्मक योगदान हो और हमारी जो विधा है वह विधा आत्मनिर्भर हो, प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने वाली हो, तो निश्चित रूप से हम और तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। तो मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं कि इसके सबसे बड़ा दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग। साइंटिस्ट लोग कहते हैं धरती का तापमान 1 डिग्री भी बढ़ गया ना तो लाखों करोड़ों टन अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा, और बढ़ गया तो क्या स्थिति होगी। अब ये एक इतनी बड़ी चुनौती है हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की। दूसरी चुनौती पानी की है। कितने क्षेत्र हमारे यहाँ हैं जहाँ पीने के पानी के लिए महिलाएं घूम रही हैं। ये तो भारत के प्रधानमंत्री को हम सब बधाई देते हैं कि उन्होंने नल से जल योजना के द्वारा इस देश की महिलाओं को बहुत बड़ा एक कवच दिया सुरक्षा का। ये हो गया, नहीं तो आज से 10 साल पहले हमारे देश की महिलाओं का ज्यादा समय सारा दिन सिर पर पानी ढूंढने के लिए लगता था। ऐसी स्थिति बन गई। तो पानी दूषित भी हो गया और रासायनिक खेती में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रसायन वो हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, धरती को आग लगाते हैं, उसको बुझाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक खेती में 50% पानी, पहले साल 50% बचेगा, अगले साल 60% बचेगा, अगले साल 70 तक बचेगा। 30% पानी में प्राकृतिक खेती हो सकती है। इसी संदर्भ में ओडीओपी योजना के बारे में जानेंगे। इस योजना के तहत एक जनपद एक उत्पाद की अवधारणा को बनाया गया ताकि जिसमें वो उत्पाद अपने जिले की पहचान बन सके। इसके तहत विशिष्ट शिल्प कलाओं व उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से जनवरी 2018 में की गई। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई उत्पाद बनते हैं जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है।
जैसे काला नमक चावल, गेहूं डंठल शिल्प, चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जरदोजी का काम, मृत पशु की सींगों व हड्डियों से जटिल शिल्प। इस प्रयास से गुम हो रही इन कला को पहचान मिल रही है, वहीं इन कामों में लगे हुनरमंद हाथों को आए। इसकी वानगी हमने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देखी। जो उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ओडीओपी हमारा गेम चेंजिंग स्कीम है सरकार का, जिसमें प्रदेश के सारे 75 जो हमारे ज़िले हैं उनके उत्पादों को हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट पैकेज उसमें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप पाएंगे कि हमारे प्रदेश के जो एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले है। किसानों का जो उत्पाद है, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सिद्धार्थनगर का काला नमक राइस है या मुजफ्फरनगर अयोध्या के गुड़ के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब सीधे हमारे किसानों से जुड़े हुए हैं और वो इस नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे आ रहे हैं। तो आप देखिए जब प्रोडक्ट्स इस तरह से आएंगे तो पीछे से जो फसलें हैं, किसान हैं, हमारा सिद्धार्थनगर का जो ये राइस है काला नमक, ये एक्सपोर्ट हो रहा है बुद्धा राइस के नाम से, अमेजन के प्लेटफॉर्म पे हर जगह आपको मिल रहा है। तो ये तो जब किसान और इंडस्ट्री मिलेंगे तो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। इस योजना की सफलता को देखते हुए आज ये देश के कई राज्यों में लोकप्रिय है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम FME स्कीम के तहत करीब 38 राज्यों के 707 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद को मंजूरी दी गई है, जहां इसे और सफल बनाने के लिए सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है, साथ ही राज्यों में निर्मित विशेष उत्पादों को सुरक्षित करके उन्हें प्रोत्साहित करना भी। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार की सुलझी हुई मंशा है कि स्वदेशी निर्मित उत्पादों की खरीद और इस्तेमाल को बढ़ावा मिले। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने कुछ अहम जानकारियां हासिल की। इस सिलसिले को आगे भी यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। जी हां, हमारे देश में खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन के क्षेत्र के विकास के लिए भी कई अहम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है हमारे किसान या फिर कहें हमारे पशुपालकों को जागरूक करना उनके पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे भेड़ पालन अगर आप कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी भेड़ के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, किस तरह से आप उनकी रोकथाम कर सकते हैं, कैसे आप बचाव कर सकते हैं। इन तमाम बातों के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे इस सेगमेंट पर। भेड़ पालन कम श्रम में अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती है। इनका आहार प्रबंधन भी काफी सस्ता और सुलभ होता है। भारत के पहाड़ी इलाकों में तो इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। लेकिन इनसे बेहतर लाभ मिले, इसके लिए सबसे जरूरी है पशु के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। अगर पशु में होने वाली मुख्य बीमारियों का समय रहते उपचार कर लिया जाए तो नुकसान की आशंकाओं से बचा जा सकता है।
इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि पशु को समय समय पर होने वाली बीमारियों से बचाव के कदम उठाए। इसके लिए सबसे जरूरी है समय पर रोग की पहचान करना और उसका इलाज करना। आमतौर पर भेड़ में किन रोगों की आशंका रहती है और उन्हें कैसे पहचाने और कैसे इनका उपचार करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात FMD यानी खुरपका मुंह पका की। ये रोग विषाणु से होता है, इसीलिए अन्य पशुओं में इस रोग से फैलने की ज्यादा आशंका बनी रहती है। इस रोग से ग्रसित पशु के मुंह, जीभ, होंठ व खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले हो जाने से पशु घास नहीं खा पाते और कमजोर होने लगता है। इससे बचाव के लिए पशु का समय पर टीकाकरण कराना जरूरी है। हालांकि सरकार की ओर से साल में 2 बार इस बीमारी का मुफ्त टीकाकरण कराया जाता है। ब्रुसेलोसिस ये बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। इस बीमारी में गाभिन भेड़ों में 4 या 4.5 महीने के दौरान गर्भपात हो जाता है। बीमार भेड़ की बच्चेदानी भी पक जाती है। पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु को प्राथमिक उपचार दे। बीमार भेड़ को बाकी भेड़ से तुरंत अलग कर दे। बीमारी के कारण मृत भेड़ को दूर गहरे गड्ढे में दबा दे, जिससे बीमारी के कीटाणु अन्य भेड़ों तक ना पहुंच सके। गलघोंटू ये बीमारी भेड़ बकरियों में जीवाणुओं द्वारा फैलती है। जब भेड़ पालक अपने झुंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उस समय इस रोग के अधिक फैलने की आशंका होती है। इस बीमारी से भेड़ बकरियों के गले में सूजन आ जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही पशु को तेज बुखार, नाक से लार निकलना व निमोनिया हो जाता है। गोल कीड़े होना इस प्रकार कीड़े मुख्य रूप से भेड़ों की आंतों में पहले धागे की तरह लंबे व सफेद रंग के होते हैं, जो कि भेड़ बकरियों की आंतों से खून चूसते हैं। कई बार भेड़ों में इन कीड़ों के कारण दस्त लगते हैं, जिससे जानवर कमजोर हो जाता है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। इन बीमारियों के नियंत्रण के कदम उठाने के साथ साथ इसके पशु को साल में कम से कम 3 बार पेट के कीड़े मारने की दवाई दे। दवा हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह से ही दे। पशु के शरीर को जुएं, पिस्सू इत्यादि से बचाने के उपाय भी करे। बचाव के लिए भेड़ की खाल की जांच पशु चिकित्सक से करवाए व स्वस्थ भेड़ बकरियों को बीमारी वाले जानवरों से अलग रखे। साथ ही समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहे। इन प्रयासों से पशु भी स्वस्थ होगा और बेहतर उत्पादन भी मिल सकेगा। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। हमें पता होना चाहिए कि किस समय हमें किस तरह के प्रबंधन कार्य करने हैं, जिससे हम अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकें। आइए इन जानकारियों के लिए दिखाते हैं आपको इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान।
क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श शनिवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में अभियान चल रहा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। ऐसे में हमारे सफल किसानों का जिक्र करना तो बनता ही है, ताकि अन्य किसान यानी कि आप लोग भी उनकी कामयाबी को देखकर, उनकी कड़ी मेहनत को देखकर उनसे प्रेरित हों और खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाएं। आज के हमारे जो सफल किसान हैं, बता दें आपको, वो हसीन वादियों से आते हैं, पारंपरिक रूप से खेती तो कर रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। एक ही काम में सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कामों से भी जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान से, जानते हैं कैसा रहा है उनका कामयाबी का सफर। आइए मुलाकात करें। जम्मू और कश्मीर केसर, सेब और अखरोट के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान इस तरह की फसलें उगाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि यहाँ भी किसानों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, लेकिन कुछ ही किसान हैं जो खेती करते करते उसमें से सफलता का रास्ता निकाल रहे हैं। ऐसे ही हमारे आज के कामयाब किसान हैं डोडा जिले के गजोथे गाँव के रहने वाले हिंद भूषण जी। भूषण जी केवल खेती नहीं करते, बल्कि वो बागवानी, मछली पालन, पशुपालन भी करते हैं। 2007 में उन्होंने विशेषज्ञों की सलाह से फूलों की खेती शुरू की, लेकिन इसमें कई समस्याएं आई, लेकिन धीरे धीरे सुधार होता गया और मुनाफा बढ़ता गया। हम जो खेती बाड़ी करते थे पहले ज़माने में, वो थी धान, मक्की और दालों पर काम करते थे। हमारे जितने भी किसान थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इसी में करते थे, लेकिन हमारे जो किसान थे उनका जितना भी ये फसलें तैयार करते थे उनका पैदावार ज़्यादा होती थी और पैसा कम होता था। उसके बाद हमने सोचा कि अपनी किसानी में बदलाव कैसे लाएं, तो हमने सोचा 2007 में हमने फ्लोरिकल्चर पर काम शुरू किया। जो हमारे फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर के शर्मा साहब थे, उन्होंने एक ऐसी गाइडलाइन दी कि ये फूल लगाओ, लेकिन फूल जो हैं कुछ ही लोगों ने वहाँ पर ज़िला डोडा में कुछ थोड़े से लोगों ने लगाए, लेकिन उसमें काफ़ी हमें परेशानी, ज़िम्मेदारों की परेशानी आई कि उन्होंने बोला कि नहीं जी ये खेती बाड़ी से नहीं है, लेकिन हमने उस पर काम शुरू किया और आस्ता आस्ता वो काम आज हमारे किसान भाई, 1000 किसान भाई उसमें काम कर रहे हैं और उससे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की इनकम जो है किसानों की काफ़ी 4 गुना हो गई है। और हमारे गवर्नमेंट की जो मोदी के सपने थे कि 2022 में ये डबल इनकम करनी है, लेकिन हमारे जितने भी किसान हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के फ्लोरिकल्चर में उन्होंने 4 गुना इसकी इनकम डबल कर दी है। और उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की है, जिसमें कि हमारे किसान भाई उसमें सैकड़ों किसान जो हैं जुड़ गए हैं और उसमें जो है उसमें मच्छी पालन और भेड़ बकरी, उसके बाद डेयरी, फिशरी और हॉर्टिकल्चर, वॉलनट, वो सारे काम जो हैं हमारे किसान भाई थोड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। और उससे हमारे जितने भी किसान हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे हैं। और हमारे जो भी वहाँ जो कमी पेशी थी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डोडा की, वो हमारे केवी के वहाँ एक इंस्टीट्यूट है और उसके बाद वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, जो भी उसमें बीमारी वगैरह लगती थी तो वो हम वक्त पर गांव में आकर वो साइंटिस्ट जो हैं वो जानकारी देते थे और हमारी फसलें जो नुकसान होता था वो बच रहा है और उससे भी जो फसलें का नुकसान होता था वो बच गया और हमारे किसान जो है उससे पैसा कमा रहे हैं।
कहते हैं जब लगन सच्ची होती है तो लोगों का कारवां आपके साथ चलने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ भूषण जी के साथ। फूलों की सफल खेती को देखकर उनके साथ कई किसान जुड़ने लगे और इसमें आ रही परेशानियों को वैज्ञानिकों की सलाह से दूर किया गया। साथ ही नई मशीनों की जानकारी ने उनके कामों को आसान बना दिया। जो कास्ट मेला होता है उसमें हमने जम्मू में आकर नए नए औजार और नई नई मशीनें देखी जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही कारगर फ़ायदेमंद हुई। और जैसे हमारे यहाँ पहले ज़माने में मजदूरी करते थे, लेकिन अब नई मशीनों की द्वारा पूरा जितना भी सिस्टम है वो बिल्कुल सस्ता और अच्छा बन गया है। उससे हमारे किसान जो हैं काफ़ी इनकम जो है उनकी बढ़ गई है। और आगे आगे जैसे यहाँ IRA में दिल्ली में हमें ये पुरस्कार दिया गया है, उसमें ये है कि हमें यहाँ पर एक अच्छी जानकारी मिली कि जो नई चीज़ यहाँ पर नई मशीनें जैसे बीज लगाने की हैं और पानी की देने के लिए स्प्रे वाली मशीनें जो हमने यहाँ पूसा में देखकर हमारे फार्मों तक हम इस चीज़ को पहुँचाएंगे। भूषण जी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सेब व अखरोट में ग्राफ्टिंग की तकनीकों को और उन्नत बनाया। फूलों में गेंदे की खेती में प्रसार तकनीक को विकसित किया। साथ ही नर्सरी प्रबंधन को और उन्नत बनाया। खेती की लागत को कम करने के प्रयासों में दे रहे हैं विशेष ध्यान। भूषण जी के सफल रास्ते पर अब कई किसान चल रहे हैं और इसीलिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें उन्हें शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा इनोवेटिव किसान अवार्ड और इस साल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से नवाजा गया। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको दे दें, पुनः आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए इसे, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं, दोबारा अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है ये आपके लिए है, हमारे किसानों को सशक्त बनाने के लिए है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।